अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी जो ई चुपाल सीरीज़ है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे हाइपरटेंशन, जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर वसीम एहसन मलिक हैं, जो कि प्रोफेसर हैं मेडिसिन इस्लाम मेडिकल कॉलेज में। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, क्या इसकी वजूहात होती हैं और इसका जो कोविड-19 के साथ क्या लिंक है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल आपका? जी ठीक था। पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और एक बहुत ही हॉट टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या? जी इरफान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो की है, इसलिए कि ये इस कदर अहम चीज़ है हाइपरटेंशन कि कोई घर चाहे पढ़ा लिखा चाहे पढ़ गांव का या शहर का शायद ऐसा ना हो। हाइपरटेंशन उर्दू में ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को कहते हैं। तो कोई ऐसा घराना या कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा कुंबा या मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हाइपरटेंशन का मरीज़ ना हो, चाहे वो दूर दराज का कहीं पे भी, किसी भी मुल्क का, किसी भी एरिए का कोई भी इलाका हो। इस कदर अहम चीज़ है। तो जब ये इस कदर अहम है तो उसकी तरफ तवज्जो भी उतनी ही ज़्यादा देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कुछ अवेयरनेस कम होती है। कुछ लोग इस चीज़ को सादा लफ्ज़ों में अल्लाह की मर्ज़ी समझ के और खाली कमज़ोरी समझ के टालते रहते हैं अपनी अलामत को। जितनी अलामत होती हैं वो ये कहते हैं कि ये कमज़ोरी का हिस्सा है, ख़ास तौर पे देहाती एरियाज़ में। तो इसलिए, और इसका नाम भी साइलेंट किलर, जहाँ तक इसके नाम से आपने खुद भी बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट किया है। साइलेंट किलर का मतलब है खामोश कातिल। खामोश कातिल का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिजीज़ है जब कोई बीमारी आती है कुदरत की तरफ से तो हमें उसकी अलामत ज़ाहिर होती है, हमें उसकी दर्द होती है, हमें बुखार होता है, हमें उल्टी आती है। तो जब इस तरह होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं कि हम किसी डॉक्टर की तरफ, किसी हकीम की तरफ, किसी सियाने की तरफ रुजू करते हैं। तो साइलेंट किलर का मतलब कि मरीज़ को अंदर ही अंदर तकलीफ चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रही कैसा दुश्मन है जिसने आपके अंदर सुरंग खोद ली है, आपको अंदर ही अंदर ख़राब कर रहा है। लेकिन हमें चूँकि इसकी बाहर अलामत ही नहीं ज़ाहिर हो रही तो हम उसके लिहाज से डॉक्टर के पास रुजू नहीं कर रहे। तो इसलिए बीमारी का आम तौर पे उस वक्त पता चलता है जब ये खुदा न खास्ता काफ़ी हद तक मरीज़ को डैमेज कर चुकी होती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहता है। जहाँ तक इसकी अलामत का ताल्लुक है, इसकी अलामत में ज़रूरी नहीं साइलेंट किलर का होता है कि एसिम्प्टोमेटिक है, मरीज़ को अलामत है ही कोई नहीं, कोई मरीज़ को आपने वैसे ही चेक किया, लेट्स सपोज मरीज़ आपके पास बुखार की वजह से आया है, इंश्योरेंस के साथ आया है, वो आपके पास अपना को पेट दर्द का चेक कराना है, आपने उसका चेक किया है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया। दूसरी चीज़ है जिसमें सिम्टम्स आ जाती हैं, मतलब आमतौर पे सबसे ज़्यादा लोग इसको लिंक करते हैं सर दर्द के साथ, कि जिसका थोड़ा सर भारी होता है, जिसका सर में दर्द रहती है, बार बार होती है, तो वो उसको ब्लड प्रेशर से रिलेट करते हैं। लेकिन इसकी अलामत में सीने में दर्द होना भी शामिल हो सकता है, इसकी अलामत में पेट में दर्द होना भी शामिल हो सकता है, इसकी अलामत में उल्टी आना भी शामिल हो सकता है, इसकी अलामत में पेशाब ना आना भी शामिल हो सकता है। सो मुख्तलिफ अलामत है। जब ये अलामत है डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर का काम है कि मरीज़ को रूटीन पे किसी भी कंप्लेन के साथ उसका ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें। तो इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि खामोश कातिल आपका देहाती एरिया में लोगों को नहीं पता होता क्योंकि ब्लड प्रेशर इसको लिंक किया जाता है सर दर्द के साथ। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इसकी मेन कॉजेज़ क्या होती हैं, किस वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो किसी भी शख्स को हो सकता है? देखिए, इसमें दो किस्म के हाइपरटेंशन है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो 95% है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब है जिसकी कोई कॉज नहीं है। अभी तक हम अपनी सारी रिसर्च पे, सारी चीज़ों पे इसका मैकेनिज्म हम कर सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। तो खून की नालियाँ हैं, खून की नालियाँ तंग होती हैं, लेकिन वजह कहना मुमकिन नहीं है कि किस वजह। बाद वक्त कुछ ऐसे अमराज होते हैं और वजह जानना क्यों ज़रूरी है कि 5% लोगों में कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो फिर उसमें ये होता है कि फिर उस वजह को ट्रीट करना ज़रूरी होता है कि अगर किसी वजह से तो उस वजह को ट्रीट किया जाए। आमतौर पर जो मरीज़ जिनमें कोई ना कोई वजूहत निकलती हैं वो होते हैं जो यंग पेशेंट्स होते हैं, 30-35 साल से कम उम्र के अफराद जिनको ब्लड प्रेशर होता है, उनमें डॉक्टर को चाहिए कि वो उनका
टेस्ट करें और टेस्ट करके देखें कि इनको क्या वजह है। 40-45 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें आमतौर पे वजह निकलना मुमकिन नहीं होती। अब जो वजह निकलती है उसमें मुख्तलिफ है। एक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों के अमराज हैं। किसी को खुदा न खास्ता यहाँ की एज में गुर्दों का मर्ज हो गया तो गुर्दों का मर्ज बताते खुद ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। इसी तरह दिल की कुछ बीमारियाँ हैं, कोएक्टेशन एओर्टा है, खून की नालियों की तंगी आती है और कुछ और डिजीज़ेज हैं जिनमें चलती हैं तो उसकी वजह से दिल की बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो जाता है। तीसरा ये है कि उनको दिमाग की इस तरह की बीमारियां हैं या जो खून की नालियाँ हैं उनकी बीमारियां रहती हैं या कुछ हार्मोन डिसऑर्डर्स हैं। हार्मोन डिसऑर्डर्स एक्रोमेगाली होती है जिसमें हाथ पाँव बड़े हो जाते हैं मरीज के, कशिंग सिंड्रोम होता है। तो इस तरह हार्मोन्स की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ और दिल की बीमारियाँ ये टॉप पे आती हैं। इनकी वजूहत जानना ज़रूरी है। तो यंग एज में जो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कुछ उनके मुख्तसर कुछ टेस्ट लिखते हैं और वो टेस्ट लिख के तो उसके मुताबिक चेक करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि ये वजह है तो उस वजह को ट्रीट किया जाता है। अक्सर बात 95% लोगों में हमें वजह नहीं मिलती और हमें इसको ब्लड प्रेशर की दवाई या उसकी जो एहतियाती तदबीर है उनके साथ कंट्रोल करना। शुगर के साथ भी लिंक है ब्लड प्रेशर किसी हद तक? जी, शुगर के साथ इस हद तक लिंक है कि ये इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक बीमारियाँ, जो ये आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से निकलने वाली बीमारियाँ। लाइफस्टाइल आप देखते हैं, छोटे पैदा होते हुए बच्चे भी हैं वो भी पेप्सी के ऊपर हैं, घर के अंदर है, हर बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है, फास्ट फूड। आप अपना देख लें, घरों में किसी बच्चे को कहें हैं शहरों में कि बेर खाए, जामुन खाए, तो वो उनको मेरा ख्याल हो सकता है इनके नाम का भी ना पता हो। चलो कुछ सेब अमरूद केले का तो पता हो, लेकिन 95% लोग बच्चे हमारे पास आते हैं तब देखें सेब अमरूद केले का पता होता है तो वो खाते नहीं हैं। लेकिन जो देसी गदाएँ हैं जिनमें ये मैंने तो आपको मिसालें दी हैं तो इनका तो हो सकता है बच्चों के नाम का भी नहीं पता होता जामुन क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता और वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाइक है, गाड़ी है, बच्चे उन चीज़ों के ऊपर हैं और आपका ये सोशल मीडिया है, सबसे ज़्यादा किसने ये है आपकी आजकल ये कोविड की वजह से क्वारंटाइन है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो हर जगह पे हर बंदे का बैठ के करने वाला काम है। तो इसको कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि ये सारी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों की वजह से इनको मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। इन चीज़ों से मोटापा बढ़ता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें एक फैमिली का हिस्सा है। दूसरा जो डायबिटीज़ से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायबिटीज़ वाले मरीज़ में भी खून की नालियों की तंगी आती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, लिपिड्स इकट्ठे होते हैं, सभी होते हैं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब शुगर के मर्ज़ को मरीज़ को किसी हद तक पुरानी शुगर होती है तो अंदरूनी तौर पे कुछ गुर्दों का मर्ज़ ज़ाहिर होना शुरू होता है तो उस मरीज़ में भी ब्लड प्रेशर की अलामत आनी ज़ाहिर शुरू होती है। यदि शुगर के मरीज़ को लामहल्ला शुरू में, दरमियान में, एंड पे किसी ना किसी टाइम पर अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इससे वो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस हो सकता है ब्लड प्रेशर जी, इनको इंटरलिंक्ड कहते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज जिसको एक होगी उसको दूसरी के लिए भी डॉक्टर का काम है कि चेक करते रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसा कि आजकल जो कोविड-19 का बड़ा आजकल वो है ना थर्ड वेव आई हुई है, आप उसको कैसे लिंक करेंगे कि जो एक हाइपरटेंशन पेशेंट है खुदा न खास्ता को कोविड-19 का वो उससे शिकार हो गया तो उससे कैसे बच सकता है? हाँ, देखिए ये बड़ी अहम चीज़ है। आजकल तो हर चीज़ हमारी कोविड के साथ है ना, अपना खाना पीना उठना बैठना। WHO ने तो देखिए पिछले साल कह दिया था कि कोविड साल चलेगा, खाना जंगी होगी और हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि वेव्स, अब ये देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक फेर चल रहा है ना, कहाँ चाइना से शुरू हुआ, उसके बाद ईरान में आया, यूरोप में गया, यूरोप से इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड से इनके अमेरिका में गया, अब अमेरिका से अब देखिए लेटेस्ट इस वक्त इंडिया एक तरफ आ गया। और अभी जो सबसे बड़ा डर ये है कि इंडिया चूँकि हमारा बिल्कुल नेबर है तो इंडिया से ये पाकिस्तान को आने का बहुत बड़ा थ्रेट है। जो अभी थ्रेट है पाकिस्तान की तो बहुत कम है, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब ये देखिए कि कोविड के साथ दो चीज़ें हैं जो आपके सवाल का हिस्सा है। एक है कोविड किसी मरीज को हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर होने की, एक है कोविड का जो आजकल एटमॉस्फेयर चल रहा है, इस एटमॉस्फेयर में जिसको नहीं भी हुआ, इवन हम लोग हैं, इनमें कितना होने के चांसेस हैं। पहले में इनको बात करते हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, जो आम जनरल पब्लिक है। वो तो जो मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह घरों के अंदर हैं, क्वारंटाइन है, ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑफिस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, घरों में क्या हो रहा है, हर फैमिली यूट्यूब देखती है, हर फैमिली रात को मूवी देखती है,
डाउनलोड कर लेते हैं, रात को सारी सारी रात देखते हैं। और बस लोग आते हैं खासतौर पर रमज़ान में, अब जिसको पूछेंगे वो कहते हैं हम तो सोते सहरी करके हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंज है। तो जब ये लाइफस्टाइल चेंज है तो कोविड की वजह से चूँकि एक्टिविटी कम है, घरों से बाहर आना जाना, पार्क बंद हैं, जिम बंद है, और तो आपको क्या होगा कि आपकी सारी एक्टिविटी वो बैठने और खाने पीने के ऊपर है। तो उसके साथ फिर क्या हुआ कि उस चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ने का बायस बन रही हैं जो मॉडर्न ग़िज़ाएँ हैं। दूसरे नंबर पर उन लोगों को जिन लोगों को कोविड हुआ, या उन फैमिलीज़ को जिनकी फैमिली में डायरेक्ट कोविड नहीं हुआ लेकिन फैमिली में कोविड है। अब जिसको कोविड होता है सबसे पहले तो क्या चीज़ है, कोविड में रोज़ अब टीवी में सुनते हैं कि 95% लोगों को कुछ भी नहीं होता अलहमदुलिल्लाह, लेकिन एक हवा एक फ़ज़ा इस तरह की चल जाती है कि जब होता है तो वो मरीज़ तो लिटरली हमारे पास होता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है उसको बताते हैं कि पॉजिटिव हो तो कुछ उठने जोगा भी नहीं रहता, इतनी ज़्यादा टेंशन और एक खौफ और एक हवा और फोबिया क्रिएट हो जाती है। ये बताते खुद फोबिया, टेंशन और स्ट्रेस कोविड के मरीजों से पूछते हैं बिल्कुल ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कहते हैं हम सारी सारी रात सोए नहीं हैं। क्यों नहीं सोए कि एक डर रहता है पता नहीं क्या हो जाए। तो ये सारी चीज़ कोविड का जो स्ट्रेस है ये बढ़ाता है। फिर कोविड के मरीज़ की वजह से जो फैमिली के ऊपर स्ट्रेस है, फैमिली के ऊपर देखिए एक स्ट्रेस ये है, एक को हो गया है, अब किस नई फैमिली में से उस मरीज़ को डील करना है, एक बंदा तो इन टच रहता है, उस बंदे को खौफ, फिर उस बंदे का घर के बाहर आना जाना, चीज़ें लाना, मरीज़ को चीज़ें देना, फिर सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपके इतने महंगे महंगे टेस्ट हो रहे हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, इतने महंगी जगहों पे आपको जाना पड़ता है, खुदा न खासा मरीज़ को दाखिल होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ मरीज़ के लिए और मरीज़ की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का बायस है। इसलिए अगर इस मरीज़ को भी खुदा न खास्ता मेरा ये कहना है अगर हो भी जाता है अल्लाह ना करे तो इसको तहम्मुल से जिस तरह बाकी बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करें तो इससे भी काफ़ी हद तक सर्वाइवल होने के चांसेस हैं। लेकिन कोविड की वजह से ये नफ्सियाती मसाइल बढ़े, इनसे डायरेक्ट ताल्लुक है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल वैसे ही अब आपने कोविड का जो लिंक है ब्लड वो तो बड़ी अच्छी से बता दिया। अब जनरल पब्लिकली क्या देखें हम हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए मैनेज करने की दो चीज़ें हैं, नंबर एक हम एहतियात करें किसी भी चीज़ में, नंबर दो हम दवाइयाँ दें। एहतियात करना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम जिस मरीज को कहते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी सैर करना फिर बेहतर है कि वो तो एक गोली और पा दो सैर से गोली पा दो। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले इन चीज़ों को बचाव के लिए अगर सेंसिबल काम लें तो जो कुदरत के उसूल हैं उसके ऊपर आ जाए। कुदरत के उसूल पे, नेचर के उसूल पे, इस्लाम दीन फितरत है, आप इस उसूल पे अमल कर लें आपको कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से शाह पढ़ के सोएं, फजर के टाइम पे उठें, फजर के बाद सैर करें, पैदल मस्जिद की तरफ चल के जाएँ, बताते खुद ये बहुत बड़ी सैर है। रमज़ान में आप अफ्तारी मुनासिब करें, उसके बाद तरावी पढ़ें, तो तरावी बताते खुद एक एक्सरसाइज का अल्लाह ताला ने इस तरह की इतना जरिया रखा है कि आपकी मुनासिब अफ्तारी हो तो हजम हो जाए। हमने क्या किया होता है हमारा चूँकि अफ्तारी इतनी हैवी होती है तो अफ्तारी के बाद आप मेजॉरिटी देखेंगे और वो कहते हैं अफ्तारी के बाद कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती, नींद आनी शुरू हो जाती है, सुस्ती पड़ जाती है। इसलिए खाने का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि आपका खून का जो बहाव है वो मैदे की तरफ चला जाता है। कुदरत के निज़ाम की तरफ आएँ, सादा ग़िज़ा खाएँ, थोड़ी मिकदार खाएँ, सैर करें, नमाज पढ़ें, पैदल चल के देखे जाना मस्जिद की तरफ कितना बड़ा स्वाब है। जितने कदम है आपने घर से पैदल जाए मस्जिद की तरफ, बाइक पे गाड़ी पे कोशिश करें ना जाए। तो जितना नमक कम रखें ग़िज़ा में, और उसके बाद फिर क्या है कि आप जो ये मॉडर्न ग़िज़ाएँ हैं जो हमने पहले डिस्कस किए इन पे कम रखें, सब्ज़ी सलाद फल ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को अभी तो जिनको है सो है, अपनी अगली आने वाली नेचर को बचाएं, नस्ल को बचाएं, अगले आने वाली नस्ल को अभी एजुकेट करें, उनको सब्जी और फल पे लगाएं। हम घरों में देख लें बच्चे मॉडर्न फूड्स पे हैं, पिज़्ज़ा पे हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पे हैं, और हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम तो ये नहीं 1.5 लीटर की बोतल के बगैर खाना नहीं खाते हम अपने घर में। ये बहुत आम चीज़ है, पानी पीने पे लगाएं, बच्चों को फल दें, सब्जी दें, ये अभी चीज़ है। अभी अपनी नस्ल की जिस तरह बच्चों की तालीम दे रहे हैं उसी तरह ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन पे भी तवज्जो दें। न्यूट्रिशनल एजुकेशन को हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट स्कूल्स का भी बड़ा ज़रूरत है कि स्कूल जिस पे करें, पब्लिक के सेमिनार्स हों, जितनी सादा ग़िज़ा पे आएंगे उतनी आप इस पर बचत कर सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। दवाई पे एक दफ़ा गया खुदा न खास्ता सारी उम्र के लिए दवाई है, उसमें दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, दवाई की कॉस्ट भी है, फिर एक से दूसरी दवाई, दूसरी से तीसरी दवाई। एहतियात सबसे बेहतर है
एहतियात कुदरत के बुनियादी उसूलों पे अमल रख की जा सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, इसमें डाइट, एक्सरसाइज और ज़्यादातर मेडिसिन तो वो यूज़ करनी है जो कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया। अब आखिर में अब जब पब्लिक सर्व मैसेज क्या देंगे लोगों को कि वो हाइपरटेंशन से कैसे बच सकते हैं, कौन सी जहरी तदाबीर, वैसे पहले भी आपने बता दिया, एक 2-4 लाइनों में ज़रा फिर से बता दें। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर बेस पे चेक कराएं 30 साल की उम्र के बाद। इवन आपको मर्ज नहीं भी है, डॉक्टर के पास मरीज आता है चाहे किसी भी मर्ज के लिए जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि जो लोग हम ये समझते हैं कि चूँकि हमें सर दर्द नहीं है तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और आम बंदों को भी चेक कराना चाहिए, हफ्ते या महीने में कम से कम एक दफ़ा चेक कराएं और उसको पेपर पे लिखें। लोग फिर ज़बानी याद रखें कि 103 सी नहीं 140 सी नहीं 145 सी, पेपर पे लिख लें। आजकल तो मोबाइल है, हर किसी के पास, अपने मोबाइल पे लिख लें। दूसरी चीज़ है कि जब मरीज को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो भी उसको चाहिए कि आदमी चेक, मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो तो वो कहते हैं हम चेक नहीं करते, होते कुछ नहीं, तो हमें क्या जरूरत है। तो हमने बड़ी शुरू में ये सारी चीज़ डिस्कस कर दी कि साइलेंट किलर है, सिम्टम्स नहीं देता, अलामत का इंतज़ार ना करें। नंबर 1 चेक कराएं रेगुलर, बगैर अलामत के भी चेक कराएं। नंबर 2 सैर करें और ग़िज़ा की एहतियात रखें। जितना ग़िज़ा पे आ जाएंगे, बार बार एक ही मैसेज है, सादा ग़िज़ा, सब्ज़ी सलाद और फल के ऊपर जितना आएंगे उतना बचेंगे। हमारे गरीब मुल्क है, हमारी इकोनॉमी भी बचेगी, दवाइयों के पैसे भी बचेंगे, हमारी सेहत भी बचेगी, दवाई के साइड इफेक्ट से भी बचेंगे। जो पैसे हमें दवाइयों पर खर्च करने वही हम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर सकते हैं। सारे इन स्टेप्स के बाद फिर दवाई की बारी आती है। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि हाइपरटेंशन क्या है, कौन से कॉजेज है, कौन से सिम्टम, और कल कोविड के साथ जो आपने लिंक बताया हाइपरटेंशन का वो बड़ा एक्सप्लेन किया। तो आपने बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से दिया। फ्यूचर में भी किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और जो मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड से जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम ईच पार का हिस्सा लेंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब, मैं हमेशा जब भी आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। थैंक यू।